हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयर्स का मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट नंबर 4 का जो है लिंक मिल जाएगा एंड आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। पहला आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली नवंबर द RBI हैज साइन अ MOU विद विच कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जिसके साथ यहाँ पे RBI ने MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, किस चीज़ के लिए? फॉर प्रमोटिंग लोकल करेंसीज फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो इट इज़ योर मालदीव्स। मालदीव्स की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उनके साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है। एंड इस MOU, ये जो MOU साइन हुआ था जब, उस टाइम पे हमारे गवर्नर जो है RBI के वो थे शक्तिकांता दास जी। तो इन्होंने इंडिया की तरफ से, RBI की तरफ से ये अग्रीमेंट साइन किया था विद अहमद मुनव्वर, जो गवर्नर है आपके मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के। क्लियर है? नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका बने, स्टैटिक क्वेश्चन, कि RBI के करंट गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो संजय मल्होत्रा इनका नाम है। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, नाम याद रखना है। और कौन से नंबर के ये आपके गवर्नर हैं? तो 26 गवर्नर हैं। फाइन। नाउ मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मोहम्मद मिजू। कैपिटल इसकी है माले, करेंसी इज मालदीवियन रुपया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड व्हिच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फॉर 2024, मार्किंग देम एज टू बिग टू फेल। तो रिसेंटली जो हमारा RBI है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसने आपके DSIBs की लिस्ट जारी की है। इसमें 3 बैंक शामिल हुए हैं जो लास्ट ईयर 3 बैंक थे, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी। इन तीनों को डेजिग्नेट किया गया है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, मतलब देश के ये इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। अगर ये फेल होते हैं तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इस नुकसान से बचने के लिए इन तीनों बैंक को एडिशनल कैपिटल जो है वो मेंटेन करनी होती है। रिस्क रेशियो के अलावा भी इन्हें कुछ परसेंटेज मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ कितना परसेंटेज इनको मेंटेन करना होता है? अगर करंटली बात करें, ICICI बैंक अभी कोई यहाँ पे परसेंटेज मेंटेन नहीं कर रहा है। HDFC बैंक जो है 0.2% मेंटेन कर रहा है, और SBI अभी 0.60% मेंटेन कर रहा है, और ये इसे मेंटेन करेंगे टिल 31 मार्च 2025। इसके बाद यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं कि जो SBI है ये 0.80% मेंटेन करेगा एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ अ रिस्क वेटेड असेट। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको मेंटेन करना है। SBI अभी जो है कितना मेंटेन कर रहा है? 0.60%, और इसे 1 अप्रैल 2025 से मेंटेन करना होगा 0.80%, जो बकेट 4 के अंडर आता है। टोटल यहाँ पे बकेट 5 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अभी SBI जो है 1 अप्रैल 2025 से 4th बकेट में आ जाएगा, अभी 3rd बकेट में है। ओके, वहीं पे HDFC बैंक की बात करें तो ये पहले आपका 1st बकेट में था, और अभी इसको 1 अप्रैल 2025 से कहाँ पे? ये 2nd बकेट में आपका आ जाएगा 0.40%। एंड ICICI बैंक आपका कौन से बकेट में आ जाएगा? बकेट 1 में। क्लियर है? ये क्लियर हुआ जो चेंजेस हुए हैं। फाइन। नाउ शुरू से इसकी बात करेंगे। RBI ने 2014 में यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लाया था फॉर डीलिंग विद दी DSIBs, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। 2014 में फ्रेमवर्क लाया गया था। फिर 2015 से RBI ने डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया बैंकों के नाम, कि किनको हम डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं उनको मानेंगे। तो 2015 से, और 2015 में इनिशियली 2 बैंकों का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था, विच इज SBI एंड ICICI बैंक। फिर 2017 तक आते आते 2017 में बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड किया है HDFC बैंक को। तो 2017 से 2024 तक 3 बैंक अभी तक जो है आपके DSIBs चले आ रहे हैं। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, HDFC कब जुड़ा था? तो 2017 में HDFC इस लिस्ट में शामिल हुआ था। क्लियर है? अब जैसे हम बात कर रहे हैं DSIBs की, ऐसे ही आपके ग्लोबल लेवल पे बैंक्स जो होते हैं उनको हम ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं। GSIBs भी होते हैं, जिनकी लिस्ट भी आपकी नवंबर में लाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था आपका,
ये आपका DSIBs का, GSIBs का, ये लाया कौन था? इस कॉन्सेप्ट को इशू किया गया था बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। तो 2023 में जो लिस्ट आई थी उसमें आपके 29 बैंक्स थे, वेयरएज 2022 की लिस्ट में यहाँ पे जो है 30 बैंकों की लिस्ट थी, बट 2023 में एक कम हो गया था। और 2024 की बात करें तो अगेन यहाँ पे 23 बैंकों की लिस्ट है, जो 2023 में थी वही लिस्ट है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे जो आपका ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल बैंक है, ये आपका जो ग्लोबल बैंक है, ये आपका बकेट 1 से इसे बकेट 2 में डाल दिया गया है, वेयरएज आपका जो बैंक ऑफ अमेरिका है इसे बकेट 3 से बकेट 2 में शिफ्ट किया गया है। तो ये चेंजेस यहाँ पे हुए हैं और टोटल GSIBs आपका 29 है। कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी, इनकी भी जैसे हमारी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बकेट थी, ऐसे ही इनकी भी होती है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट वाले बकेट में कोई नहीं है, फोर्थ वाली में JP मॉर्गन चेस है, थर्ड बकेट में सिटी ग्रुप और HSBC है, देन बकेट 2 में आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो, बैंक ऑफ अमेरिका आपका शिफ्ट हुआ है, राइट। एंड यहाँ पे दूसरा बैंक कौन सा है? इट इज ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल। फाइन, यहाँ पे बकेट 1 में भी आप लिस्ट देख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द चेस प्लेयर हु रिसेंटली इन डिसंबर वॉन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, जो आपकी सिंगापुर में हुई थी। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, बताने की जरूरत नहीं है, गुकेश जी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें अगर हम गुकेश जी की, तो ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं 18 साल की उम्र में, और इन्होंने जो है चाइना के डिंग लेयर को हराया था, डिफीट किया था इस चैंपियनशिप में। क्लियर है। नाउ इनसे पहले यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल किसके पास था? गैरी कैस्परोव के पास था, जिन्होंने 1985 में 22 साल की उम्र में ये टाइटल हासिल किया था और डिफीट किया था उस टाइम के जो चैंपियन थे एनाटोले कार्पोव को। क्लियर है। नाउ अब गुकेश जी जो हैं, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन अभी जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, एंड ये अब compete करेंगे मैग्नस कार्लसन के साथ, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट रेटेड प्लेयर हैं। और ये टूर्नामेंट आपका होगा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 26 मई से 6 जून 2025 को। कहाँ पे होगा? आपका नॉर्वे में होगा। फाइन, अब यहाँ पे एक और चीज जो देख लेते हैं विश्वनाथ आनंद जी के बारे में, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं आपके, कब कब कौन से साल में ये बने हैं? तो 2000 में बने थे, 2007, 2008, 10 और 12 में, एंड ही इज द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया 1988 में जो बने थे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड द विजन इनिशिएटिव टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट। व्हाट डज सेकंड आई स्टैंड्स फॉर इन विजन? तो विजन में सेकंड आई का मतलब आपका है इनोवेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, क्यों इसे डिजाइन किया गया है? इसका मेन एम है कि हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के को प्रमोट करें एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग और इनोवेशन अमंग दीज स्टूडेंट। और इस इनिशिएटिव को जो है, इस प्रोग्राम की शुरुआत बेसिकली किसने की है? उत्सव फाउंडेशन ने, विच इज लोकेटेड इन दी गुरुग्राम हरियाणा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इस लॉन्च इवेंट में, विजन के लॉन्च इवेंट में बायो E3 पॉलिसी भी यूनियन मिनिस्टर जी ने, यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी ने फॉर्मली लॉन्च की थी, जिसका मेन एम क्या है कि इंडिया को ग्लोबल बायो इकोनॉमी लीडर बनाना है बाय यूजिंग दी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस एंड टू क्रिएट इनोवेशंस एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो पॉलिसी है हमारी बायो E3 पॉलिसी, इसका फोकस रहेगा बायो बेस्ड केमिकल और एंजाइम्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस पे फोकस रहेगा? फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन्स पे, क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड इट्स यूटिलाइजेशन और मरीन एंड स्पेस रिसर्च जैसी चीजों पे इसका मेन फोकस रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अलॉन्ग विद द भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड टू लॉन्च द भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने इसकी सब्सिडी, जो 100% सब्सिडी है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड उसके साथ मिलके लॉन्च किया है भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव को? तो हेयर आंसर इज इंडसइंड बैंक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इंडसइंड बैंक। एंड भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड आपकी सब्सिडी है किसकी? इंडसइंड बैंक की, ध्यान में रखना है।
नाउ इस इनिशिएटिव की अगर बात करें, भारत संजीवनी कृषि उत्थान इनिशिएटिव, इसका मेन एम क्या है कि ये इनिशिएटिव लाया गया है सपोर्ट करने के लिए फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs. FPOs is your farmer producer organization and इस इनिशिएटिव के अंडर सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो आपकी सेटअप की जाएंगी 11 टारगेटेड स्टेट्स में. ये कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. तो ये 11 स्टेट्स में ये बेसिकली सेटअप करेंगे सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट यूनिट मैनेजमेंट यूनिट टू इफेक्टिवली मॉनिटर, सपोर्ट एंड गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली नवंबर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस CPSCs के लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए जो है रिवाइज की है. अब क्वेश्चन हेयर इज कि इनमें से कौन सी गाइडलाइन जो मेंशन की हुई है वो इनकरेक्ट है. पहला आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो CPSCs हैं इनको मिनिमम एनुअल डिविडेंड जो है आपका 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करना होगा या फिर 4% ऑफ नेटवर्थ जो है वो पे करनी होगी, जो भी हायर होगा. और ये परसेंटेज आपकी, जैसे यहाँ पे 4% है ना अभी, ये आपका पहले 5% हुआ करता था ऑफ द नेटवर्थ. नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके CPSCs हैं इनकी नेटवर्थ, ऐसे CPSCs जिनकी नेटवर्थ आपकी 3,000 करोड़ है, उनका कैश रिजर्व आपका अबव ₹1,500 करोड़ है एंड दे आर ट्रेडिंग बिलो द बुक वैल्यू फॉर 6 मंथ, इनको कंसिडर किया जाएगा आपका शेयर बायबैक्स. नेक्स्ट पॉइंट है, CPSCs जो हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए लिक्विडिटी को इनको जो है इशू करना होगा बोनस शेयर इफ द रिजर्व्स आर, कंडीशन क्या है, इफ द रिजर्व्स आर 20 टाइम्स पेड अप इक्विटी कैपिटल. तो ये अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो इनको क्या करना होगा कि आपने लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए इशू करने होंगे बोनस शेयर. नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके लिस्टेड CPSCs होंगे with a market price exceeding 150 times the face value for the 6 month, इनको अपना जो शेयर है इनको अपना शेयर स्प्लिट करना होगा with a 3-year cooling off period between the splits. नेक्स्ट पॉइंट है, जो लिस्टेड CPSCs हैं दे मे पे इंटरिम डिविडेंड, इनको जो है इंटरिम डिविडेंड पे करना होगा क्वार्टरली या फिर बाई एनुअली, डिस्ट्रीब्यूटिंग 90% ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल डिविडेंड बिफोर द AGM इन द सितंबर. तो क्वेश्चन क्या था कि इनमें से गलत कौन सा पॉइंट है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पे 40% की जगह 30% इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, नेक्स्ट आपके कुछ की पॉइंट्स, जैसे जो कमिटी है, ठीक है, द कमिटी फॉर मॉनिटरिंग ऑफ अ कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड बाय CPSCs, इनके चेयर आपके होंगे दीपम सेक्रेटरी एंड इट विल ओवरसीज दी, ये जो कमिटी है ये क्या करेगी, ओवरसी करेगी आपकी कैपिटल मैनेजमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग डिस्कशंस को. साथ में ही ये गाइडेंस इफेक्टिव कब से होंगी? फाइनेंशियल ईयर 2025 से. और कौन सी आपकी जो है एंटिटीज हैं जिनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को और ऐसी एंटिटीज जो आपकी आती हैं अंडर दी सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उनको यहाँ पे जो है एक्सक्लूड किया गया है. साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जो CPSCs के सब्सिडी होंगे जिनमें CPSCs का 51% का शेयर होगा, उन पे भी ये गाइडलाइंस लागू होंगी. ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी that was acquired by the Morgan Stanley Asia Society Journal from France and other entities with a 6.82% of stakes through a open market transaction worth rupees 1,664 करोड़. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इन सब ने PNB हाउसिंग फाइनेंस में अपना स्टेक जो है वो परचेज किया है. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज PNB हाउसिंग फाइनेंस, जो आपकी सब्सिडी है पंजाब नेशनल बैंक की. क्लियर है? नाउ मॉर्गन स्टैनले जो है, मॉर्गन स्टैनले एशिया, इसने परचेज किया है 5.4% स्टेक, 0.68% स्टेक आपके गेसालो मास्टर फंड जो है फ्रॉम USA, इन्होंने परचेज किए हैं. वेरस 0.65% स्टेक सोसाइटी जर्नल फ्रॉम फ्रांस, इन्होंने परचेज किए हैं. ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है इसके करंट MD एंड CEO है गिरीश कौशिगी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ 104th फुल मेंबर.
तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली आपका जो बेसिकली जिसने ISA ज्वाइन किया है और ये 104th फुल मेंबर बना है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इट इज़ योर अर्मीनिया। ठीक है, कौन सी कंट्री है आपकी? अर्मीनिया है। और अगर हम बात करें 100th मेंबर कौन बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इस कंट्री का नाम था आपका प्रेग्यू। ठीक है, इट इज़ योर प्रेग्वे। फाइन। और जो अर्मीनिया है इसकी जो आपकी मेंबरशिप है वो कब से इफेक्ट में आई थी? 15 नवंबर 2024 से ही इफेक्ट में आई थी। एंड जो वहागन अफियान है, जो एम्बेसडर ऑफ अर्मीनिया टू इंडिया है, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन ये सबमिट किए थे जो अभिषेक सिंह जी हैं, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड मल्टीलेटरल इकोनॉमिक रिलेशन। तो इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके सबमिट किए हैं अभिषेक सिंह को, जो भी नीडेड डॉक्यूमेंट होते हैं, ओके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। नाउ अब यहाँ पे बताया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका मेन एम क्या है कि हमें 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करनी है अगर हम चाहते हैं मैसिव डिप्लॉयमेंट हो सोलर एनर्जी की बाय 2030। तो ये एम लेके हम चले हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस एम को लेके चला है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ISA के डायरेक्टर जनरल करंटली हैं अजय माथुर, प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी, हेडक्वार्टर है आपका लोकेटेड गुरुग्राम हरियाणा में, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है अर्मीनिया। अर्मीनिया के बारे में देखें तो इसके PM है निकोल पेसियन, प्रेसिडेंट इसके हैं वहागन कचतूरियन, कैपिटल है येवरिन एंड करेंसी इज अर्मीनियन दरम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 which company is ranked as a world most sustainable aluminum company for the 5th consecutive year? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी बनी है? इट इज योर हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आपकी फर्म है अंडर द आदित्य बिरला ग्रुप। नाउ एज ऑफ 30th अक्टूबर 2024 इस कंपनी ने अटेन किया है टोटल स्कोर ऑफ 87 पॉइंट्स, whereas this company becomes the only aluminum company जिसने S&P Global Dow Jones Sustainability Indices को ज्वाइन किया था, 2021 में ज्वाइन किया था। क्लियर है? एंड अभी तक ये इसकी मेंबर बनी हुई है। साथ में ही नोट करना है इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिसाइकिल किया है 85% ऑफ इट्स ऑपरेशनल वेस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसके करंट MD है मिस्टर सतीश पाई, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड फिशरीज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड फिशरीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 नवंबर को, और इस बार हमने इसका 27th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। साथ में ही यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, जैसे अगर हम बात करें फिश प्रोडक्शन की तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन आपका कहाँ पे होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज चाइना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना जाता है, सेकंड नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा भारत देश। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर हम विद इन इंडिया बात करें तो कौन सा स्टेट्स जो है वो सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्शन करता है फिश का? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। ठीक है, नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब वर्ल्ड फिशरी डे का जो इवेंट था वो आपका जो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने कराया था। कहाँ पे? सुषमा स्वराज भवन में इन न्यू दिल्ली। एंड इसका थीम क्या था? इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है इन्होंने जो है अवार्ड्स यहाँ पे दिए थे रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेट्स, यूटी, डिस्ट्रिक्ट और इंडिविजुअल्स को। अभी ये अवार्ड्स देखते हैं हम। जैसे बेस्ट मरीन स्टेट आपका बना है केरला, इसमें इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है केरला को। बेस्ट इनलैंड स्टेट तेलंगाना, बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है उत्तराखंड। देन नेक्स्ट है, अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो बेस्ट यूनियन टेरिटरी आपकी थी जम्मू एंड कश्मीर, बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट कोल्लम केरला, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कंकर छत्तीसगढ़, बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इट इज दरंग फ्रॉम असम, एंड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूटी ये आपका कुलगाम जम्मू एंड कश्मीर था। साथ में ही जो यहाँ पे इवेंट हुए थे, इस इवेंट में राजीव रंजन सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज के, इन्होंने 5th मरीन फिशरीज सेंसस जो है वो लॉन्च किया था। 45 डेज तक ये आपका जो है सेंसस चलेगा। एंड इसे कंडक्ट कौन करेगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विद सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। क्लियर है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज FICCI फॉर द टर्म 2024-2025। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी। और ये आपके वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इमामी ग्रुप लिमिटेड के। इन्होंने सक्सीड किसे किया है, अनीश शाहत जो है इन्होंने सक्सीड किया है, जो करंटली CEO एंड MD है महिंद्रा ग्रुप एंड महिंद्रा लिमिटेड के। क्लियर है। अदर अपॉइंटमेंट्स जो FICC के अंदर हुए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जिनका नाम है अनंत गोयनका, वाइस प्रेसिडेंट आपके बने हैं विजय शंकर, जो चेयरमैन है आपके सनमार्क ग्रुप के। ओके, नाउ FICCI के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1927 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स दैट इज STI 2024, इंडिया हैज रैंक्ड एट डैश पोजीशन ग्लोबली विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 24 आउट ऑफ 100। तो इनमें से कौन सी रैंक इंडिया ने हासिल की है और विद अ स्कोर ऑफ 24 आउट ऑफ 100? तो इट इज योर 23rd रैंक। ठीक है, इंडिया की 23rd रैंक है 2024 के STI इंडेक्स में। क्लियर है। वहीं पे 2023 की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल ये रैंक कितनी थी, 24th रैंक थी। ठीक है, इट वॉज दी 24th रैंक। फाइन। अब इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, इट इज टॉप बाय दी न्यूजीलैंड, फॉलोड बाय योर UK, देन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड जापान। क्लियर है। बॉटम परफॉर्मर्स की बात करूं, जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है, तो रशिया, देन नेक्स्ट आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पेपुआ न्यू गिनिया। ये सारे आपके बॉटम 6 इकोनॉमीज हैं इस इंडेक्स की। अब ये जो इंडेक्स है ये 3 मेन पिलर्स पे के बेसिस पे बनाया जाता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोसाइटल एडवांसमेंट, एनवायरमेंटल रेसिलेंस। क्लियर है। नाउ अगर हम बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की इन तीनों पिलर्स पे, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक रेसिलेंस परफॉर्मेंस है, इसमें इंडिया की रैंक आपकी है 16। देन सोसाइटल पिलर में 28th रैंक विद अ स्कोर ऑफ 13.32। देन अगेन 28th रैंक थी इंडिया की एनवायरमेंटल पिलर में। फाइन। नाउ अगर बात करें हम सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की, तो ये जो इंडेक्स है इसे पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट दैट इज IMD, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर एंड हिनरिच फाउंडेशन द्वारा। क्लियर है। Now next question है, the RBI has extended the deadline to implement the cassette swap mechanism for money replenishment in ATMs to dash। तो RBI ने रिसेंटली एक्सटेंड की है डेडलाइन इंप्लीमेंट करने के लिए कैसेट स्वैप मैकेनिज्म को फॉर मनी रिप्लेनिशमेंट इन दी ATMs, और ये कब तक एक्सटेंड की गई है, 31 मार्च 2025 तक। अब इसे समझते हैं ये है क्या। ठीक है, नॉर्मली, या आपने कभी भी सुना होगा ऐसे कि आप ATM में गए और आपने सुना कि भाई अभी ATM में पैसे डल रहे हैं, सुना होगा कई बार। तो देखो, मैक्सिमम जगह तो अब ये कैसेट स्वैप मैकेनिज्म आने लगा है, बट कुछ जगहों पे अभी ये नहीं है, जिसकी वजह से डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। अब कैसेट स्वैप मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं पहले। देखो, जैसे ये आपका ATM है, इस ATM में आपके कुछ बॉक्सेस लगते हैं जिसमें आपका पैसा स्टोर होता है। आप इसे ऐसे समझो, आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर की ट्रे होती है जिसमें आप जो है पेपर डालते हो। ऐसे ही ATM में भी एक बॉक्स होता है, जैसे ट्रे होती है आपकी, वैसे ही एक बॉक्स होता है, उसमें पैसे डाले जाते हैं, उसको क्लोज करके ATM के अंदर फिट किया जाता है, उसे हम कैसेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से जब आप ATM के थ्रू अपना अमाउंट डालते हो, वो ट्रांजेक्शन आती है, वो पैसा आता है। ठीक है, तो ये कैसेट से आता है। जैसे प्रिंटर में, प्रिंटर जो है ट्रे से आपका पेपर लेता है और आपको प्रिंट करके देता है, राइट। ऐसे ही ATM में होता है ना। तो इसे हम बोलते हैं कैसेट। तो एक जैसे आपका ये कैसेट है, इसमें अमाउंट आपका फिल कर दिया जाता है और इसको ATM में फिट करके पैसा हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि RBI ने बोला है कि अब हम चाहते हैं कि जो कैसेट है ये लॉकेबल हो, और मैनुअली पैसे ना डालकर आपके बैंक की जो ब्रांच है उसी से पैसा भर के इन कैसेट्स को लॉक करके ATM में फिट करने जाया जाए, और जो पुरानी कैसेट्स होंगी उनको रिप्लेस करके खाली वाली वापस ले आए और भरी वाली वहां फिट करके आ जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म आपका करने के लिए, ताकि आपके सिक्योरिटी थोड़ा और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इन्होंने यहाँ पे डेडलाइन इसकी एक्सटेंड कर दी है कि हमें ये हर जगह इम्प्लीमेंट करना है। तो 31 मार्च 2025 तक का इसका डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले भी बहुत बार ये एक्सटेंड हुआ है। ओके, अब देखो,
यहाँ पे क्या बोला है, हर एटीएम में, ठीक है, ईच एटीएम विल रिक्वायर 3 सेट्स ऑफ 5 कैसेट्स, 1 सेट इन द एटीएम, 1 इन द ट्रांजिट एंड अनदर एट द ब्रांच और अ कैश इन ट्रांजिट कंपनी। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। और टोटल कॉस्ट जो है इन कैसेट्स की, ये आपकी होती है 15,000 से 20,000 के बीच। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली इन नवंबर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। तो इनमें से कौन से आपके इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अनाउंस किया है इनका रिटायरमेंट इन मंथ ऑफ नवंबर? तो इनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसमें सिंगल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्टनरशिप की है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए अर्थ कोपायलट, अ कस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर क्वेरीज रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पे नासा ने जो है पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस चीज के लिए? एक आपका चैटबॉट बनाने के लिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो रिलेटेड टू अर्थ, वो आपको यहाँ पे आंसर करेगा। क्लियर है? नाउ माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड सीईओ, इनका नाम है सत्य नडेला। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन यूएसए में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1975। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ रुपीज 61.40 लाख ऑन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद द KYC नो योर कस्टमर रेगुलेशंस। तो रिसेंटली आरबीआई ने इम्पोज किया है ये पेनल्टी आपके आरबीएल बैंक पे। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। और आरबीएल बैंक की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं आर सुब्रमण्य कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश किया गया था 1943 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट शीशपंगमा विच इज लोकेटेड इन दी चाइना। तो पहले इंडियन जिन्होंने इसे क्लाइम किया है इट इज अर्जुन वाजपेयी। क्या नाम है इनका? अर्जुन वाजपेयी। एंड यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो माउंट शीशपंगमा है ये वर्ल्ड का 14th हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी जो हाइट है वो आपकी 8027 मीटर की है। ओके, नाउ इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जो है इस माउंटेन को क्लाइम किया है। इसी के साथ फर्स्ट इंडियन तो बने हैं ये, साथ में ही फास्टेस्ट असेंट बने हैं जिन्होंने इसे क्लाइम किया है। विद इन 72 आवर्स जो है इन्होंने इसे बेस कैंप से सबमिट किया था और वापस बेस कैंप पे ये आ गए थे। क्लियर है? इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 8000 मीटर पीक्स जो है वो क्लाइम किए हैं। एंड फास्टेस्ट इंडियन एसेंट बने हैं जिन्होंने 8000 मीटर पीक को जो है आपका क्लाइम किया है। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वर्ल्ड के 14 माउंटेन्स थे। ठीक है, वर्ल्ड के 14 माउंटेन्स जिनको इन्हें सबमिट करना था और उसमें से अभी तक ये 8 सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट का भी नाम है, माउंट लोहस्ते, माउंटेन योर मैनसुलू, देन मकालू चोओए, कंचनजंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका अन्नपूर्णा एंड शीशपंगमा। ये आपका 2024 में इन्होंने क्लाइम किया है। तो 14 में से अभी टोटल इन्होंने 8 ऑलरेडी सबमिट कर लिए हैं और इनके नाम पे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी है कि ही इज अ यंगेस्ट पर्सन हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट in the 2010 and Mount Lhotse in 2011. Okay. Now next is, where was the 11th edition of Indian Coast Guard's SAREX 24 Maritime Exercise held? तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे आपका कंडक्ट किया गया था SAREX 24 एक्सरसाइज को, विच इज सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी मैरिटाइम एक्सरसाइज है। तो इट वॉज हेल्ड इन दी कोची केरला। कहाँ पे हुई थी 11th एडिशन? कोची केरला में हुई थी आपकी 28 से 29 नवंबर को ये हुई थी, जो आपकी बायनरल एक्सरसाइज है। क्लियर है? अब ये जो एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट किया गया था अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड, जो आपका न्यू दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका थीम था एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। अब बात करें अगर प्रीवियस एडिशन की, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में आपका हुआ था और थीम क्या थी? कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मेरीन पैसेंजर सेफ्टी। ये इसका 2000 आपका मतलब जो प्रीवियस एडिशन था आपका 10th एडिशन का, उसमें थीम था। फाइन।
ना इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके कारण डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है प्रमेश शिवमणि, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज इन November 2024, International Solar Alliance has signed an agreement with India to implement solar energy projects in 4 countries, जो इंडो पैसिफिक आपकी कंट्रीज हैं। नाउ क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडिया ने क्या किया है, अग्रीमेंट साइन किया है कि ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी 4 कंट्रीज में, जो कंट्रीज आपकी हैं फिजी, कौन कौन सी कंट्री है, फिजी, कोमरोस, मेडागास्कर, सेशल्स, इन चारों में ये इंप्लीमेंट करेंगे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मोजाम्बिक। फाइन, अब इस प्रोजेक्ट के तहत ISA जो है ये आपका वर्क करेगा एज अ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, एंड यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है $2 मिलियन का फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ये यहाँ पे $2 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, नाउ ISA की बात करें तो इसके कारण डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर, और नए DG जो इसके इलेक्ट किए गए हैं इनका नाम है आशीष खन्ना, जिनका टेन्योर आपका जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, मार्च 2025 तक अजय माथुर का जो है टेन्योर आपका है, ये कंप्लीट करके ये नए DG आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कौन है ISA का, नरेंद्र मोदी जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है हरियाणा में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ओमनीजेन AI, अ जनरेटिव AI सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिस्क इवैल्यूएशन इन अंडरराइटिंग। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है ओमनीजेन AI को, इट इज योर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, और ये टूल आपका जो है बनाया गया है Amazon वेब सर्विसेज बेडरॉक प्लेटफॉर्म पे। इसका काम क्या रहेगा, एक तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन में ये काम आएगा, साथ में ही जो पॉलिसी इश्यूएंस में टाइम लगता है वो भी कम हो जाएगा, साथ में ही एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्लेम सेटलमेंट होता है उस प्रोसेस में भी अब कम टाइम लगेगा विद द हेल्प ऑफ ओमनीजेन। ओके, नाउ HSBC की बात करें, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है आपका कैनरा बैंक का विद 51% ऑफ स्टेक, HSBC इंश्योरेंस 26% स्टेक इसका है, और PNB बैंक का आपका 23% का स्टेक यहाँ पे है। तो 3 जॉइंट वेंचर यहाँ पे 3 कंपनीज के जॉइंट वेंचर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, नाउ कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस जो है इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया। करंट MD एंड CEO की बात करें तो ये अनुज माथुर हैं, एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन असम्स बरक वैली हैज बीन अप्रूव्ड फॉर रीनेमिंग बाय द असम कैबिनेट एज अ श्री भूमि। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको रीनेम करने की यहाँ पे बात की गई है और इसको रीनेम किया जाएगा एज अ श्री भूमि। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ करीमगंज। ठीक है, इट इज योर करीमगंज, और इसे श्री भूमि का नाम दिया गया है। श्री भूमि मतलब लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी। ओके, इसी के साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है, किस चीज का अप्रूवल दिया है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का, जो आपकी 24 फरवरी 2025 को होगी इन दी असम। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस द सिलेक्शन ऑफ हाउ मेनी स्टार्टअप्स अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन एंड द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, दैट इज NMICPS। तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने 8 यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सेलेक्ट किया है या उनका सिलेक्शन अनाउंस किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडर योर नेशनल क्वांटम मिशन, जिसे PM मोदी जी ने 2023 में लॉन्च किया था। फाइन, एंड अंडर दी नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत। अब ये कौन कौन से स्टार्टअप हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, QNE Labs विच इज बेस्ड ऑन बेंगलुरु, देन QPI AI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिमरा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट आता है आपका प्रेनिक्विश प्राइवेट लिमिटेड, क्यू प्रयोग प्राइवेट लिमिटेड, आपका नेक्स्ट आता है क्वानस्त्रा प्राइवेट लिमिटेड, देन प्रिस्टी डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड क्वांट 2D टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे आपके स्टार्टअप सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे अंडर दी नेशनल क्वांटम मिशन। नाउ कुछ थोड़ा सा आपका यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे नेशनल क्वांटम मिशन जो है मैंने बताया आपको 2023 में लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा।
फिर इसका जो बजट एलोकेशन था वो कितना था, 8 साल का ये प्रोग्राम है, ठीक है, 8 साल का ये मिशन है, जिसमें 6003.65 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे अनाउंस किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2031। इसका मेन एम क्या था कि हमें डेवलप करना है स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को विद 500 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन अ 8 ईयर। तो ये एम लेके हम चले थे। बेसिकली हमें जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत आगे बढ़ना है, तो इस एम के तहत, इस एम को लेके और इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा एम बेसिकली इसका था। नाउ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे 2023 में ही बोला गया था, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी नेशनल क्वांटम मिशन की ही, तो यहाँ पे बोला गया था कि 4 थियोमेटिक हब्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो PIB की 19 अप्रैल 2023 की है कि 4 थियोमेटिक हब्स विल बी सेटअप इन अ टॉप एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑन अ डोमेन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, एंड लास्ट आपका जो है थीमेटिक हब रहेगा क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस पे। अब आपकी ये न्यूज़ है अक्टूबर की, जिसमें इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन बताए थे कि कहाँ कहाँ पे ये थीमेटिक हब आपके होंगे, ठीक है। पहला आपका है क्वांटम कंप्यूटिंग का थीमेटिक हब, ये IISc बेंगलुरु में आपका है, ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे जो है आपके जो डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका थीमेटिक हब ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास में, थीमेटिक हब ऑफ क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी ये आपका है IIT बॉम्बे। देन थीमेटिक हब फॉर क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस ये रहेगा IIT दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी टॉप द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025, जो रिलीज की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, और ये इसका फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन है। फाइन। नाउ इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में जो आपका MIT यूनिवर्सिटी है फ्रॉम द USA इसने टॉप किया है, वेरस जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है आपकी ये सेकंड नंबर पे थी, थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फोर्थ और फिफ्थ पे USA की आपकी यूनिवर्सिटी है विच इज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्यूक यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप 100 की, तो टॉप 100 में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपकी USA की है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो USA की आपकी इंस्टीट्यूशन है, जो USA की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपकी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, ओके, जो टॉप 100 में आए हैं, ओके। नाउ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे इस रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ सेचमेट साइंस फेलो द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें टोटल 749 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं फ्रॉम द 92 कंट्रीज, और इन यूनिवर्सिटीज़ की जो परफॉर्मेंस है ये मेजर की जाती है 3 मेन एरियाज से, विच इज इनपुट जिसकी वेटेज है आपके 19%, प्रोसेस की वेटेज है 16%, एंड लास्ट मेन एरिया इज योर आउटपुट विद 65% वेटेज, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्रीज इन द टॉप 100 फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन, फ्रॉम द एशिया रीजन, राइट। तो एशिया से इंडिया और सऊदी अरेबिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल हुई हैं, विच इज 6 यूनिवर्सिटीज ईच, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री, ऐसी कंट्री जिसकी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपके टॉप 100 में है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, USA की है, और 16 यूनिवर्सिटी इसकी टॉप 100 में शामिल हुई हैं। नाउ एक आपकी यूनिवर्सिटी रही थी आपकी यूरोपियन रीजन से, विच इज़ वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च फ्रॉम द नीदरलैंड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन की, इसके CEO हैं करेंटली पॉल हॉवर्थ, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लंदन UK में। नाउ अब बात करेंगे हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी इंडिया की जो इस लिस्ट में शामिल हुई थी। पहली आपकी है आना यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप 50 में आई है, ठीक है, इकलौती इंडिया की यूनिवर्सिटी जो टॉप 50 में रही है। देन आपकी VIT यूनिवर्सिटी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन नेक्स्ट था आपका KIIT यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर आपका इसके फिर 6 नंबर पे आपका LPU था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आपके टॉप 100 में जो आपकी यूनिवर्सिटीज शामिल हुई हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च इट्स ITFS इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है M1 Next, एंड गिफ्ट सिटी टू प्रोवाइड इंडियन MSME विद एक्सेस टू ग्लोबल फैक्टरिंग सर्विसेज। तो रिसेंटली जो आपका
मियंट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी ने लॉन्च किया है अपना ITFS इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, M1 नेक्स्ट, ठीक है, ये लॉन्च किया है ताकि जो इंडियन MSME है इनको जो है फॉरेन बैंक से फाइनेंसिंग मिल सके या दी जा सके, ठीक है, मतलब कि जो हमारे इंडिया के MSMEs हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके फॉरेन बैंक से एट अ लोअर कॉस्ट, ये क्लियर है। अब यहाँ पे इंडसइंड बैंक लिमिटेड जो है ये पहला आपका ऐसा बैंक बना है जिसने पार्टिसिपेट किया है इन अ एक्सपोर्टिंग फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन दी M1 नेक्स्ट ITFS प्लेटफॉर्म, ये ऐसा फर्स्ट बैंक बना है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है जो ये प्लेटफॉर्म है ये ऑलरेडी अपनी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है इनके पार्टनर्स को, जैसे SBI गिफ्ट सिटी, IBU, SBI फ्रैंकफर्ट, येस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ड्रिप कैपिटल को, ठीक है। नाउ मेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात करें तो करंट CEO इसके हैं सौरभ वाधवा, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। Next is name the country that has recently in August launched its first reusable hybrid rocket जिसका नाम है रूमी 1। तो ये लॉन्च किया है इंडिया ने। अब रूमी जो है ये सीरीज ऑफ रॉकेट्स है जिसमें अभी रूमी 1 लाया गया है, देन इसमें रूमी 2, रूमी 3 जो है ये भी लाया जाएगा जिसकी रेंज आपकी रहेगी 1 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की, ठीक है। किसने लॉन्च किया है इसे? इट वॉज लॉन्च बाय द इंडिया, ओके। नाउ जो ये रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है इसे डेवलप किसने किया है? स्पेस जोन इंडिया चेन्नई तमिलनाडु ने इन पार्टनरशिप विद द मार्टिन ग्रुप, और इसमें आपके जो है 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स जो हैं ये कैरी किए थे, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे क्यूब सैटेलाइट्स क्या है। बेसिकली ये यूज किए जाते हैं मॉनिटर करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन इंटेंसिटी हो गई है, यूवी रेडिएशन आपके हो गए, एयर क्वालिटी हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। वाइल जो पीको सैटेलाइट्स हैं ये काम आते हैं एग्जामिन करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, जैसे वाइब्रेशन हो गया आपका, ठीक है, ओजोन 3 लेवल्स हो गया, टॉक्सिक कंटेंट हो गया, एक्सेट्रा, इन सबको एग्जामिन करने के लिए पीको सैटेलाइट्स का हम यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज name the personality who has been rated A+ for the second consecutive year in a Central Banker Report Card 2024 by USA's Global Finance मैगजीन, ठीक है। जो USA के ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है इन्होंने यहाँ पे सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 का रिलीज किया है जिसमें इंडिया के जो गवर्नर है RBI के, ठीक है, शक्तिकांता दास जी, इनको A+ रेटिंग यहाँ पे दी गई है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इनके साथ साथ जो क्रिस्टीन केटल थॉमसन है, ठीक है, रॉयल गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ डेनमार्क, एंड थॉमस जॉर्डन जो है जो चेयरपर्सन है आपके स्विस नेशनल बैंक के, इन दोनों को भी A+ रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के अंडर, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे जो है आपके A+ से F तक का स्केल होता है इस रेटिंग का, जिसमें A+ जो है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है, वेरस F जो है ये डोनेट करता है आपका फेलियर को, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो रेटिंग दी जा रही है ये 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है आपकी। कौन कौन से क्राइटेरिया है? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, नेक्स्ट है मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट, थर्ड आपका जाता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो ये 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड आपको यहाँ पे जो है रेटिंग दी जाती है, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन बात करेंगे आपके ग्लोबल फाइनेंस की। इसके फाउंडर हैं जोसेफ डी गैरापुटो, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिचार्ड स्कॉल्स, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में, और इसे 1987 में एस्टैब्लिश किया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट इज इन August 2024 द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। द स्कीम विल कम इनटू इफेक्ट ऑन डैश। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त यूनियन कैबिनेट ने, हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको पेंशन लग जाएगी, ठीक है। अब ये इफेक्ट में कब से आएगा? ये इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो ये आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके थ्रू ऐसे पर्सन, ऐसे एम्प्लॉयज जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं अंडर द NPS टिल 31 मार्च 2025, इनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा इसका, ठीक है। नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं UPS का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। पहला पॉइंट है कि ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है
नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का। नेशनल पेंशन स्कीम आपकी कब लाई गई थी? 2004 में लाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, जिसने रिप्लेस किया था ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनको एटलीस्ट 25 ईयर अपनी सर्विस की देनी पड़ेगी। इसके बाद ही इन्हें जो पेंशन लगेगी वो भी कितनी पेंशन होगी? 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे। एवरेज बेसिक पे का 50% इनको एज अ पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसकी स्पाउस होगी उसको फैमिली पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, जो आपका 60% होगा जो एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही होगी, ठीक है। जो एम्प्लॉय को पेंशन दी गई है उसका 60% दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंडीशन रखी गई है, अगर जो पर्सन है उसने 10 ईयर की सर्विस दी है अपनी, इन दैट केस उसको जो है मिनिमम पेंशन 10,000 की लग जाएगी पर मंथ की, ठीक है, आफ्टर द रिटायरमेंट। फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है यहाँ पे पेंशन के लिए आपको पता है कि जो एम्प्लॉय है उसका कुछ परसेंट उसका सैलरी का जाता है और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ ऐड ऑन करती है। तो इस जो यूपीएस स्कीम है इसके थ्रू 10% जो है एम्प्लॉय अपना सैलरी का देगा, वेरस 18.5% इसमें गवर्नमेंट ऐड करेगी। तो ये आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। अब जो एनपीएस स्कीम थी इसमें 14% गवर्नमेंट यहाँ पे ऐड ऑन करती थी, बट यूपीएस में 18.5% ये प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो यूपीएस है ये कौन सी कमेटी ने जो है रिकमेंडेशन दी थी? तो बेसिकली जो एक कमेटी थी इसके हेड आपके थे टीवी सोमनाथन, इन्होंने अप्रैल 2023 में इसकी यूपीएस की रिकमेंडेशन प्रोवाइड की थी, ठीक है, रिकमेंडेशन दी थी। ओके, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ अ 3 अम्ब्रेला स्कीम मर्ज इनटू अ यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम आपका पूछा गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है विज्ञान धारा। क्या नाम है इसका? विज्ञान धारा, of a Department of Science and Technology with an aim to strengthen India's science, technology and innovation ecosystem। तो इस स्कीम का नाम क्या था आपका? विज्ञान धारा, और ये सपोर्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो 5 ईयर प्लान है उसे, एंड कंट्रीब्यूट करेगी ये टू द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, जो हमारा टारगेट है उसमें ये कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब इस स्कीम के लिए कितना यहाँ पे जो है एलोकेशन दिया गया है, बजट एलोकेशन, इट इज 10,579.84 करोड़ का फ्रॉम योर फाइनेंशियल ईयर 2022 टिल फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स नोट करने हैं। विज्ञान धारा जो है इसमें आपके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, जो बेसिकली आपका फोकस करेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए स्किल्ड पर्सनल्स फॉर द साइंटिफिक प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाम से पता चल रहा है जो ये कंपोनेंट है ये सपोर्ट करेगा इनोवेशन एंड डिस्कवरी को थ्रू दी वेल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। एंड द लास्ट इज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये जो आपका थर्ड कंपोनेंट है, ये इसका मेन एम जो है क्या है कि एडवांस करना है न्यू टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, टू एडवांस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एनहांस करना इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज को। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज द RBI recently in August announced the launch of ULI technology platform to make it easier and faster for people to get loans. What does ULI stands for? तो रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया है कि ये आने वाले टाइम में ULI को लाने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। अब ULI क्या है? जैसे UPI है, UPI क्या है आपका? इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, UPI है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या काम करता है? ये पेमेंट को इजी बनाता है। ऐसे ही लोन्स को इजी बनाने के लिए ULI लॉन्च किया जाएगा विच इज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ठीक है। क्या नाम है इसका? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। क्लियर है? ULI का मेन एम है कि जो हमारा लोन प्रोसेस है उसको कम से कम टाइम में जो है आपका पास कर दिया जाए, ठीक है। अब ये कैसे होगा? बेसिकली जो मेन टाइम आपका लगता है किसमें? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप जब सबमिट करोगे उनको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद जाके आपका लोन पास होएगा। क्लियर है? तो यही चीज़ अब ऐप के थ्रू हो जाएगी, ठीक है, जिसमें जो लेंडर्स हैं उनको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और जितना जल्दी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड होगा, क्योंकि ऐप के थ्रू काम होगा, डिजिटली काम होगा, तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो शेयर किए जाएंगे आपके लेंडर के साथ, ठीक है। अब लेंडर के पास जब डेटा आ जाएगा तो लोन भी जल्दी ही वेरीफाई आपका हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लोन आपका जल्दी ही पास हो जाएगा, ठीक है। फाइन, जैसे ऐप से अब पेमेंट हो जाती है यूपीआई के थ्रू, ऐसे ही आपका ऐप से लोन भी अब पास किया जाएगा, ठीक है। इवन डिजिटल चीजें होंगी तो लेस पेपर वर्क होगा यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है यूएलआई के आने से यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात की गई थी जैम की। जैम आपका क्या है, जनधन आधार मोबाइल। तो इनिशियली एम था कि सबके अकाउंट खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, ठीक है। फिर अकाउंट के साथ आधार को लिंक किया गया, फिर आधार के बाद मोबाइल बैंकिंग की बारी आई, वो भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है। लोग मोबाइल बैंकिंग पे अपना काम करने लगे सारे ही उसके बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यूपीआई को लाया गया ताकि पेमेंट इजी हो जाए। अब यहाँ पे बात हो रही है यूएलआई की कि ऐप के थ्रू ही आपका लोन जो है फटाफट से पास हो जाएगा, ठीक है। अब यूएलआई लाने की बात कर रहे हैं, पर इससे पहले इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट आपका लाया गया था। कब लाया गया था, 2023 में ये लाया गया था, ठीक है। अब इसका नाम क्या था, इट इज PTPFC। अब ये क्या है, पब्लिक, इट इज योर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है। पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ये इसका नाम था। इस नाम से ये पायलट प्रोजेक्ट आपका लाया गया था 2023 में, ठीक है, जो सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद बात हो रही है यूएलआई को लाने की, ठीक है। काम वही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका PTPFC जो है, इसे बनाया किसने था, डेवलप किसने किया था, आरबीआई का जो इनोवेशन हब है, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने इसको डेवलप किया था, जो पायलट प्रोजेक्ट था आपका, ठीक है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट को, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब यूएलआई है, ऐसा हो सकता है कि आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है वो ही इसको डेवलप करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड और 225.5 मिलियन फंडिंग $US funding for enhancing landscape and ecosystem management, that is element project in the state of Tripura and Nagaland। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतनी फंडिंग 225.5 मिलियन $US की फंडिंग अप्रूव की है फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड नागालैंड। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक। और ये फंडिंग हमें जो है एज अ लोन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD। एंड इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 12 साल का रहेगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ये आपका 4.5 ईयर्स का रहेगा। साथ में ही यहाँ पे बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्रांट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा हमें प्रोग्रीन, विच इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट लैंडस्केप। और कितनी फंडिंग ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, 2.4 मिलियन $US की फॉर दिस प्रोजेक्ट। फाइन, अब बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में का मेन एम क्या है कि जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना है, ठीक है, कंजर्व करना है और रिस्टोर करना है आपका 1 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट को। देन ये प्रिवेंट करेगा आपके 4,35,000 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन एनुअली, ऐसा इस प्रोजेक्ट में बताया गया है। साथ में ही सॉइल कंजर्वेशन और ये वाटर अवेलेबिलिटी जो है इसको भी इम्प्रूव करेगा और 60,000 जॉब्स जो हैं ये क्रिएट करेगा। विद दिस प्रोजेक्ट दे विल क्रिएट 60,000 जॉब्स इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप करेगा वैल्यू चेन्स फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक अगरवुड, बैम्बू एंड हनी इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। एंड एक और चीज़ जो मेंशन की गई है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये एनहांस करेंगे नेशनल पार्क्स को और प्रोटेक्टेड एरियाज को, सो दैट दे कैन प्रमोट अ टूरिज्म। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC USA में। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1944 में और मेंबर कंट्रीज आपके वर्ल्ड बैंक की कितनी है, 189। ओके, नेक्स्ट इज द REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर द
Khavda 5th A, a high voltage direct current transmission project to which among the following organization? तो रिसेंटली यहाँ पे REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने ट्रांसफर किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल, किसे ट्रांसफर किया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रोजेक्ट के तहत 2 एडवांस आपके जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशन है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी आपकी 6000 मेगावाट की। ठीक है, दोनों की आपकी 6000 मेगावाट ईच रहेगी एंड ये आपके कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे खेवड़ा पोलिंग स्टेशन एंड नागपुर में। फाइन। नाउ पावर ग्रिड की बात करें तो इसके करंट CMD है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र कुमार त्यागी। हेडक्वार्टर लोकेटेड इसका गुरुग्राम हरियाणा में, एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज ऑनर्ड विद द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर इन सेरेमनी एट द स्टेट हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया HE बोला अहमद तिनुबू। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इन्होंने ये ऑनर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो आपका ऑनर है ये बेसिकली ये पहले फॉरेन लीडर बने हैं सिंस 1969 जिनको ये ऑनर दिया गया है, और इनसे पहले ये ऑनर 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। फाइन। एडिशनली यहाँ पे आपको नोट करना है, इंडिया ने जो है यहाँ पे बोला है कि इंडिया ने प्लेज ली है कि ये 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे नाइजीरिया के फ्लड रिलीफ एफर्ट को। ठीक है, इसके अलावा इन्हें और यहाँ पे ऑनर दिए गए हैं 3 कंट्री से। जैसे पहली है ग्याना का हाईएस्ट सिविल ऑनर इन्हें दिया गया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस बाय द प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। देन नेक्स्ट है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये अवार्ड इन्हें दिया है आपके बारबाडोस के PM ने। देन नेक्स्ट आ जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिकन हैज कन्फर्ड, इन्होंने हाईएस्ट नेशनल ऑनर इनको दिया है विच इज डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ये PM मोदी जी को इन्होंने प्रेजेंट किया है बाय द प्रेसिडेंट सेल्वेनी बर्टन द्वारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है स्टार धन वृद्धि विद अ टर्म लिमिट ऑफ 333 डेज। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने एक स्टार धन वृद्धि नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ओपन की है, जिसका जो टर्म लिमिट आपका है कितने डेज का है? 333 डेज का है। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ इंडिया। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्लियर है। अब इसके बारे में बात करेंगे। जो ये स्कीम है इसमें कस्टमर डिपॉजिट कर सकता है अप टू 3 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब जो ये FD है इसके अगेंस्ट में कस्टमर लोन ले सकता है, और साथ में ही यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। एंड नेक्स्ट इज जो कस्टमर है ये ओपन कर सकता है FD इनके जो बैंक ऑफ इंडिया की ओमनी न्यू ऐप है इससे, और नेट बैंकिंग के थ्रू। फाइन। नाउ यहाँ पे आप इस स्कीम का नाम जो है याद रख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया के लोगो से। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो एक स्टार आपको नजर आ रहा है, तो स्टार धन वृद्धि इन्होंने लॉन्च किया है और स्टार आपका इसके लोगो में है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। और इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। फाइन। अब FD रेट्स की बात करें तो जो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आपके होंगे इसके यहाँ पे रेट्स आपके हैं जनरल पब्लिक के लिए 3% टू 7.25%। ठीक है, मैक्सिमम 7.25% हो सकता है। देन सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम हो सकता है 7.75% एंड सुपर सीनियर के लिए 7.90%। ठीक है, डिपॉजिट जो आपका 300 करोड़ से नीचे होगा उनके लिए ये रेट आपके जारी किए गए हैं। देन बैंक ऑफ इंडिया की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो MD and CEO रजनीश कर्नाटक हैं। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका इसका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1906 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एथलीट वॉज ऑनर्ड विद द यूथ आइकन अवार्ड 2024 स्पोर्ट्स बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज FICCI। तो रिसेंटली FICCI ने पहला एडिशन आपका ऑर्गेनाइज किया था FICCI यंग लीडर्स अवार्ड का, जिसमें आपका यूथ आइकन अवार्ड 2024 का दिया गया है स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। इस बार जो है 13 कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं, वो 13 कैटेगरी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी क्या है कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 का दिया गया है अमन गुप्ता को, जो बोर्ड के हेड हैं आपके, है ना। इंस्पायरिंग वुमेन लीडर अवार्ड 2024 गजल अलग, मामाअर्थ से आप इनको जानते हो।
देन मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर अवार्ड 2024 रोशनी लाडर, यूथ आइकन अवार्ड 2024 फॉर स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा, यूथ आइकन अवार्ड 2024 एंटरटेनमेंट आयुष्मान खुराना, देन यूथ आइकन अवार्ड 2024 आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है राहुल मिश्रा को, यूथ आइकन अवार्ड 2024 पब्लिक सर्विस में अमिताभ शाह को दिया गया है, देन पलकी शर्मा जो यूथ आइकन अवार्ड फॉर मीडिया इनको दिया गया है, देन मेक इन इंडिया चैंपियन अवार्ड 2024 शहाई एक्सपोर्ट को दिया गया है, बेस्ट कंपनी अवार्ड 2024 रिलायंस जियो, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड 2024 इन्फोसिस, देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपका एम नायक को, एंड बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है आपका जेप्टो। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल स्टैब्लिश करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को, साथ में ही and towards developing capabilities for Indian crewed landing on a moon by 2040। अब ये क्वेश्चन है कि टोटल बजट क्या है इस प्रोजेक्ट का, जो यहाँ पे हमने बात की है कि इसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है और बजट दिया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए 8,240 करोड़ का। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब इस बजट से हम जो है डेवलप करेंगे ये सारी चीज़ें। इसमें 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स हमारी इंक्लूडेड होंगी, एसेंशियल फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड लॉन्च कैंपेन, इन सब चीज़ों का ये टोटल बजट आपका दिया गया है 8,240 करोड़ का। ठीक है, अब NGLV की बात करें जिसे सूर्य के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका 3 स्टेज पार्शियली रियूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो हमारा 30 टन तक का जो इसकी कैपेबिलिटी है वो ये कैरी कर सकता है। इतना ये आपका जो है भार कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, एंड इवन यहाँ पे जो इसका फर्स्ट स्टेज है ये आपका रियूजेबल है। ठीक है, तो ये भी नोट करना है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो हमारा पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसका जो फेज 1 है उसके लिए अप्रूवल यहाँ पे मिला है और इसके लिए एडिशनल फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा 11,170 करोड़ की। क्लियर है? नाउ अब ये डेवलपमेंट करेगा कौन? बेसिकली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा बाय इसरो, एंड ये फेज मैनर में आपका असेंबल किया जाएगा और इसरो ने यहाँ पे बताया है कि 2035 तक हम इसे एस्टैब्लिश कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 4 ईयर ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन एज ऑफ सितंबर 2024। तो इन मंथ ऑफ सितंबर इनमें से कौन सी स्कीम है जिसके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इसकी 4th एनिवर्सरी हमने इन मंथ ऑफ सितंबर जो है वो ऑब्जर्व की थी। ठीक है, अब इस ओकेजन पे 4th एनिवर्सरी के ओकेजन पे यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव जो है लॉन्च किए गए हैं, जैसे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस आपकी लाई गई है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की। नेक्स्ट है यहाँ पे अनाउंस किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लस्टर, जो फोकस करते हैं पर्ल कल्टीवेशन में, ऑर्नामेंटल फिशरीज में एंड सीवीड कल्टीवेशन में। नेक्स्ट इज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए 100 कोस्टल विलेजेस को इनटू अ क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस, और इसमें लोकेशन आपकी दी गई है 200 करोड़ की। नेक्स्ट है यहाँ पे फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका यूज किया गया है फॉर द फिश ट्रांसपोर्टेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे अनवील की गई है नोटिफिकेशन फॉर स्टैब्लिशिंग द मंडपम रीजनल सेंटर एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड फार्मिंग, सेटअप करने के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर टू फॉर मरीन एंड इनलैंड स्पीशीज। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंस किया गया है क्रिएशन ऑफ 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स सपोर्ट करने के लिए 100 फिशरीज स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फाइन, नाउ यहाँ पे एक बुकलेट जो है रिलीज की गई थी फिश स्पीशीज प्रमोशन एंड कंजर्वेशन के लिए, जिसमें बताया गया है कि 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से 22 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है और डिक्लेयर किया है इनका स्टेट फिश। देन 3 ने डिक्लेयर किया है एक्वेटिक एनिमल, एंड यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इन्होंने डिक्लेयर किया अपना स्टेट एनिमल, जो आपके मरीन स्पीशीज हैं उनको यहाँ पे स्टेट एनिमल इन्होंने डिक्लेयर किया है। इसके अलावा यहाँ पे
प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को एलोकेशन दिया गया है 721.63 करोड़ रुपीस का, ठीक है। जैसे इसमें शामिल होते हैं इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो आपके असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड में बनाए जाने हैं। देन वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट आपका बनेगा अरुणाचल प्रदेश एंड असम में। स्मार्ट फिशिंग हार्बर जो है ये आपका होगा गुजरात, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव में। देन सलीन एरिया एक्वाकल्चर आपका जो है सेटअप किया जाना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब में। एंड वेसल कम्युनिकेशन को आपका जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन मंथ ऑफ अगस्त, कहाँ पे? पालघर, महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट इज बात करेंगे आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। अब जो ये स्कीम है जिससे 4 साल कंप्लीट हुए हैं, इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका मेन एम क्या था? जो हमारा फिश सेक्टर है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। नाउ जो स्कीम है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। एंड इसे 5 साल के लिए जो है आपका लाया गया था, फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक लाया गया था, और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें दी गई थी 20,050 करोड़ की, ठीक है। ये आपकी एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट आपके हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और इस साल के बजट में यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलोकेशन दिया गया है 2,352 करोड़ का, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 से 56% ज़्यादा है। फाइन। Next is recently in September, where was the Kalvari Submarine Escape Training Facility commissioned? तो recently विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसका नाम है विनेत्रा, ये कमीशन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है। तो यहाँ पे कैसे अगर डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है, अगर कुछ खराबी आ जाती है सबमरीन में, कलावरी क्लास सबमरीन में, इन दैट केस कैसे उससे बाहर आया जाए, तो इस सब की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। Now, Kalvari Submarine Escape Training Facility, Vinetra, was commissioned at the INS Satavanaha in Visakhapatnam by the Vice Admiral Rajesh Mandekar। और जो ये फैसिलिटी है इसका एम है एनहांस करना द escape capabilities of a crew from the distressed Kalvari class submarine। विनेत्रा की बात करें तो इसे बनाया किसने है, इसे बिल्ड किसने किया है? लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। फाइन। Next is, which among the following railway station recently awarded with the non-suburban Group 1 status by Ministry of Railways? तो Ministry of Railways में इनमें से कौन से रेलवे स्टेशन को NSG1 स्टेटस दिया है रिसेंटली? इट इज़ योर विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे का 2nd स्टेशन बना है जिसे NSG स्टेटस दिया गया है आफ्टर दी सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। फाइन। अब NSG1 स्टेटस का मतलब क्या होता है? जो स्टेशंस होते हैं उनको ये स्टेटस दिया जाता है जब स्टेशंस का एनुअल रेवेन्यू जो है वो आपका ज़्यादा होता है 500 करोड़ से, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर ईयर जो है ये आपके होते हैं मोर देन 20 लाख, ठीक है। नाउ बात करेंगे विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की। तो इसका रेवेन्यू आपका है 528 करोड़ का, और पैसेंजर इसके हैं आपके ओवर 16.84 मिलियन पैसेंजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है ये आपका टॉप 28 एलिट स्टेशन जो है इंडियन रेलवेज के उसमें भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेशन है इट हैज़ बीन गिवन प्लैटिनम रेटिंग, इसे प्लैटिनम रेटिंग दी गई है बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा इसको प्लैटिनम रेटिंग भी दी गई है। और इस स्टेशन को बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेशन का अवार्ड भी दिया गया है बाय द आंध्र प्रदेश AP स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। Now next question है, name the company that has secured first rank in Time World's Best Companies of 2024। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो बेसिकली टॉप कंपनी आपकी रही है टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की? तो इट इज़ योर एप्पल, ठीक है। कौन सी कंपनी है? एप्पल है। और ये रैंकिंग किसने पब्लिश की थी? USA बेस्ड टाइम मैगजीन अलॉन्ग विद जर्मन बेस्ड स्टैटिस्टा। क्लियर है। नाउ अब जो ये रैंकिंग है ये बेसिकली बेस्ड होती है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे पे, रेवेन्यू ग्रोथ पे एंड एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेटा पे। अब इस बार 2024 की जो आपकी रैंकिंग है इसमें इंडिया की टोटल 22 इंडियन ओरिजिन कंपनीज जो हैं वो शामिल हुई है, और यहाँ पे टॉप किया है HCL टेक ने, इंडिया की HCL टेक ने जो है यहाँ पे टॉप किया है, विच इज़ फाउंडेड इन द ईयर 1991 बाय द शिव नाडर। अब यहाँ पे एज ऑफ जून 2024 HCL जो है
एक ग्लोबल HCL का जो ग्लोबल हेडकाउंट है वो आपका हो गया है 2,19,000 अक्रॉस 60 कंट्रीज। फाइन। इसी के साथ आपको नोट करना है कि 2024 में HCL को पेगा पार्टनर इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया था फॉर इंडस्ट्री एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइन। अब पूरे टॉप 10 जो आपकी कंपनीज हैं, जिनका जो टॉप 10 कंपनीज रही हैं 2024 की टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज, उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहली कंपनी आपकी है एप्पल, जो आपकी यूएस की कंपनी है। इसका ओवरऑल स्कोर जो है 97.75 है। एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंट रैंक इनकी है फर्स्ट, वेरस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रैंक है फोर्थ, और रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, वेरी हाई। इंडस्ट्री है आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट। फॉलोड बाय एसेंचर, आयरलैंड की कंपनी, देन माइक्रोसॉफ्ट, BMW ग्रुप, देन अमेजॉन, इलेक्ट्रिक डे फ्रांस, अमेरिकन एक्सप्रेस, मेटा प्लेटफॉर्म, सीमेंस एंड JP मॉर्गन चेस। ये आपके टॉप 10 कंपनीज रही थी 2024 की। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे इंडिया की जो आपकी 22 कंपनीज हैं। सबसे पहले नंबर पे है HCL टेक, जो इंडिया की फर्स्ट मतलब इंडिया की टॉप कंपनी रही है और ग्लोबल रैंक इसकी है 112। ठीक है। ओवरऑल स्कोर इसका है 91.75। सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंट रैंक इसकी है 76। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रैंक है 243। रेवेन्यू ग्रोथ हाई है। इंडस्ट्री है प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है। फॉलोड बाय इन्फोसिस 119 नंबर पे, देन 134 पे विप्रो, 187 पे महिंद्रा ग्रुप, 504 पे एक्सिस बैंक, देन SBI आपका है 518 पे, ICICI बैंक है 525 पे, देन लार्सन एंड टर्बो आपका है 549 पे, कोटक महिंद्रा बैंक 551 पे, फॉलोड बाय ITC लिमिटेड 586, हीरो मोटोकॉर्प 597, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी रैंक है 646, मदरसन ग्रुप 697। देन अदानी ग्रुप जो है ये आपका 736 नंबर पे आता है ग्लोबली। NTPC लिमिटेड 752 पे, येस बैंक 783, बैंक ऑफ बड़ौदा 850, गोदरेज एंड बॉयज 921 पे, बजाज ग्रुप 952, सिप्ला 957, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 987 और MRF 993। तो ये सारी आपकी 22 कंपनी है इंडिया की जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। क्लियर है। Now next question है, recently in October, Indian Navy has signed a MOU with which life insurance company for the welfare of a naval civilian persons? तो ये इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ इंडियन नेवी का आपका MOU साइन हुआ है? तो इट इज योर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जिसके करंट MD and CEO हैं तरुण चुग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2001। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे इसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।